नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आज आपके सम्मुख हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कथाकार, विशेष रूप से आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में बात करूंगी। उनके जीवन परिचय को लेकर, उनके साहित्यिक परिचय को लेकर चर्चा करूंगी। किसी भी साहित्यकार को उनकी रचनाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनके जीवन के विषय में जानें। उनका जीवन यात्रा कब प्रारंभ हुई, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, उनकी शिक्षा किस रूप में हुई, फिर वे साहित्यिक दिशा में कैसे आए, कैसे उनमें साहित्यिक रुचि जागृत हुई, ये सब जानना आवश्यक रहता है उनकी रचना को समझने के लिए। तो रेणु जी मूलतः बिहार के थे, उत्कृष्ट आंचलिक कथाकार रहे। कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में उनकी एक विशेष पहचान रही। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के अंतर्गत पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ। ये पहले ये जो गांव है औराही हिंगना गांव, ये पहले पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता था, अब ये अररिया जिला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ इनका 4 मार्च 1921 को जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अररिया और फारबिसगंज में ही प्राप्त की, जो विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा थी। फिर गांव में शिक्षा की उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो इन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराट नगर में, जो नेपाल का बड़ा प्रसिद्ध नगर है, वहाँ के विराट नगर आदर्श विद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात काशी आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और यहीं पर रहते हुए ही इनमें स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार होने की एक ललक जागी। यद्यपि ये संस्कार तो उन्हें बाल्यकाल से ही प्राप्त हो गए थे। 1921 में जन्म हो रहा है और इनके पिता स्वयं स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय कार्य करता रहे और घर के जो संस्कार थे वे इनमें एक स्वाभाविक रूप से ही अर्जित होते चले गए और इनमें बचपन से ही स्वाधीनता संघर्ष की चेतना जागृत हुई। ये स्वयं कहते हैं पिताजी किसान थे और इलाके के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता। खादी पहनते थे, घर में चरखा चलता था, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव उस समय गांव-गांव में पहुंच गया था और गांधी जी ने ही खादी की वकालत की थी। और तब जितने भी स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने वाले कार्यकर्ता थे, स्वयं उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया तो घर घर में चरखा चलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो वस्त्र बुनने के लिए, स्वदेशी का प्रचार करने के लिए इनके अपने घर में भी चरखा चलता था। और बनारस में जब थोड़े बड़े हुए, जब बनारस में गए, जब वहाँ से इंटरमीडिएट की, तो वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ता बने। जयप्रकाश नारायण जी के संपर्क में आए, उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए। समाजवाद और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से इनका गहरा संबंध रहा। केवल उससे जुड़े ही नहीं रहे, अपितु उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी भी की। और 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। जहाँ राजतंत्र था तो उसके विरोध में ये नेपाल की क्रांति में सहयोगी बने और जिसके परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो राजतंत्र से प्रजातंत्र की स्थापना में इनकी एक सक्रिय भागीदारी भी रही। तो इनका व्यक्तित्व प्रारंभ से ही एक स्वदेश प्रेम की भावना से युक्त रहा, समाज कल्याण की भावना से युक्त रहा, एक क्रांतिकारी भावना से युक्त रहा। तो इस तरह से
और इनका अपना अगर व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो प्रारंभ से ही अनेक इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। संघर्षों से परिपूर्ण इनका जीवन रहा। गांधी जी का प्रभाव तो उस समय था ही। अंग्रेजों की शोषण नीति के विरुद्ध, उनकी दमनकारी नीति के विरुद्ध अनेक प्रयास किए जा रहे थे। लोग सड़क पर आकर के और उनके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, और बाल मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जब ये स्वयं 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ते थे तो इन्होंने उस समय, क्योंकि असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा करके विद्यालयी स्तर पर भी अपने सहपाठियों में इस संघर्ष की, इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकत्रित किया। सत्ता के दमन के विरुद्ध, सत्ता के शोषण के विरुद्ध आजीवन ये स्वयं संघर्षरत रहे, स्वयं भी संघर्ष रहित रहे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। 1950 में नेपाल में राजशाही दमन के विरुद्ध संघर्षशील रहे, स्वभाव से प्रगतिशील थे। यद्यपि कार्ल मार्क्स की विचारधारा का भी प्रभाव इन पर पड़ा, प्रगतिवादी रहे, प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में जाने गए, परंतु इन्होंने प्रारंभ में अपने बाल्यकाल से लेकर और अपने कॉलेज के समय तक, विद्यार्थी जीवन में युवावस्था तक राजनीति में खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पर 1953 से फिर ये राजनीति से दूर हुए और साहित्य की दिशा की ओर मुड़ते हैं। फिर इनका रुझान साहित्यिक चेतना जागृत करने में अधिक हुआ। यद्यपि इनकी साहित्यिक रचनाओं की हम बात करें तो इन्होंने कहानी लेखन तो 1936 में ही प्रारंभ कर दिया था, पर वे अपरिपक्व समय था। उस समय इनकी कहानियां एक प्रारंभिक, जैसे एक युवा की सोच की कहानी होती है, उस तरह की थी। पर एक परिपक्व रूप में, उत्कृष्ट कहानीकार के रूप में जो इनकी कहानियों को एक पहचान मिली, वो 1944 से मिली। इनकी पहली कहानी बट बाबा साप्ताहिक विश्वामित्र में 27 अगस्त 1944 को प्रकाशित हुई। फिर इसके पश्चात 1944 में ही इनकी दूसरी कहानी पहलवान की ढोलक इसी पत्रिका में, साप्ताहिक विश्वामित्र में 11 दिसंबर को प्रकाशित हुई। तो 1936 से एक प्रारंभिक कहानी लेखन प्रारंभ हुआ और फिर कहानी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय इन्होंने 1944 में बट बाबा से दिया। और ये इनकी कहानी की यात्रा भित्ति चित्र की मयूरी, जो इनकी अंतिम कहानी है, जो 1972 में प्रकाशित हुई, तब तक निरंतर चलती रही। तो इस तरह से कहानी लेखन 1944 से प्रारंभ होकर 1972 तक निरंतर चलता रहा। एक लंबे समय तक इन्होंने साहित्य जगत में अपनी सेवाएं प्रदान की। इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका पहला कहानी संग्रह 1959 में आया, ठुमरी। फिर इसके पश्चात आदिम रात्रि की महक 1967 में आया, अगिनखोर, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये 1986 में आया। तो ये इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे और कुछ इनकी कहानियां बड़ी प्रसिद्ध रही। मूलतः इन्होंने कुल मिलाकर 63 कहानियों का लेखन किया और इनकी सभी कहानियां संपूर्ण कहानियां नाम से राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित भी हुई। और जो इनकी प्रसिद्ध कहानियां रही वह रही मारे गए गुलफाम, जिसे तीसरी कसम कहा जाता है, और इसी कहानी के ऊपर फिर फिल्म भी बनी। तीसरी कसम नाम से कहानी फिल्म बनी, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में कार्य किया और अपने समय में बड़ी प्रसिद्ध फिल्म रही, लोकप्रिय फिल्म रही और बहुत दर्शकों के द्वारा सराही भी गई।
जिसमें वो 3 कस्में खाते हैं कि बांस की लदाई नहीं करूँगा। चोरी का माल, जो गाड़ीवान है, जो कहानी का नायक है हीरामन, वे 3 कस्में खाता है। पहली यही कि बांस की लदाई नहीं करूँगा, बांस को अपनी गाड़ी पे नहीं लाद के ले जाऊँगा, चोरी का माल नहीं लेकर के जाऊँगा। और फिर तीसरी कसम खाता है कि किसी नौटंकी की बाई को अपने बैलगाड़ी पर नहीं बैठने दूंगा। तो इस तरह से पहले तो नाम रखा गया मारे गए गुलफाम, और फिर इसी का वो 3 कस्में खाते हैं, तो इसलिए नाम पड़ा तीसरी कसम। मैं रेणु जी की जो कहानियां रही उन पर फिल्में भी बनी, उनका नाट्य रूपांतरण भी हुआ। लाल पान की बेगम, ये कहानी भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही, जिसमें एक स्त्री की मनोदशा का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। जब उसका स्त्री का, जो उसकी नायिका है, उसका पति उसे कह के जाता है कि वे उसे मेले में लेके जाएगा और शाम को गाड़ी लेकर के आएगा, और ये अपनी प्रसन्नता वो अपने पूरे मोहल्ले में बता देती है, और उसका पति जब शाम को नहीं आ पाता है तो किस तरह से मोहल्ले की औरतें उसका उपहास करती हैं, और फिर वो उनका कैसे प्रतिक्रिया करती है, पति के क्रोध को कैसे अपने बच्चों पर उतारती है, उन स्त्रियों से उतारती है। तो एक स्त्री की मनोदशा का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण इस लाल पान की बेगम में रेणु जी ने किया है। इसी तरह से इनकी और एक प्रसिद्ध कहानी रही आदिम रात्रि की महक, पहलवान की ढोलक। ये तो विद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, जो ठुमरी काव्य कहानी संग्रह में संकलित है। इसी तरह से पंचलेट कहानी, पंचलाइट से बनी पंचलेट, जिसमें ग्रामीण आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है कि किस तरह से गांवों में अलग अलग टोलियां होती हैं, और हर टोली के अपने सरपंच, अपने उनकी पंचायत होती है, और वो पंचायत की इज्जत, उस जाति की इज्जत के आगे व्यक्तिगत दोष कैसे नगण्य होता है, कैसे तुच्छ होता है, ये इस कहानी के माध्यम से रेणु जी चित्रित करते हैं। जो गोधन नाम का युवक था, जो फिल्मों के गीत गाता था, और जिसके कारण गांव वाले उसे पंचायत से बाहर कर देते हैं, उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, पर वही जब पंचलाइट जलाने की बात आती है और कि पंचायत में, गांव में, उनकी टोली में किसी को जलानी नहीं आती, और फिर गोधना आके जलाता है, तो उसके सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं, क्योंकि जाति के समक्ष व्यक्तिगत दोष नगण्य है, तो जाति की इज्जत सर्वोपरि है। इसको दिखाने के लिए रेणु जी इस कहानी की रचना करते हैं। इसी तरह से ठेस कहानी, जिसमें कलाकार की मानसिकता को चित्रित किया गया है कि कलाकार को किस तरह सम्मानित नहीं किया जा रहा है, और कलाकार की कला को एक मजदूरी के बराबर देखा जा रहा है, तो कलाकार के सम्मान को कैसे ठेस लगती है, ये इस कहानी की मूल संवेदना रही। इसी तरह से संवदिया कहानी, संवाद ले जाने वाले, जैसे एक तो होते हैं कि पत्रवाहक होते हैं, जो पत्र डाकघर में पत्र जाते हैं और डाकिया जो उन पत्रों को लेकर के जाता है, वो तो लिखित रूप में होते हैं, और संवदिया जो संवाद रूप में, मौखिक रूप में संदेश लेकर के जाते हैं। तो इस कहानी में भी एक स्त्री की मानसिक स्थिति का, उसकी गहरी संवेदना का चित्रण लेखक ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में, भावपूर्ण शब्दों में किया है कि कैसे उस गांव की बहुरिया, जिसके लिए वे शब्द प्रयोग करते हैं, बड़ी बहुरिया, पति के मरने के पश्चात पूरा परिवार के, जो उसके देवर देवरानी आदि हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वे उसके आभूषण, उसके सब सामान संपत्ति सब कुछ ले लेते हैं, और वह बहू जो नौकरों चाकरों के द्वारा हमेशा सेवित रहती थी, उसके पास अपने खाने के लिए भी शेष नहीं रहता है। वे साग बथुआ खा करके जीवन व्यतीत करती है, और इतना शोषित, इतनी पीड़ित हो जाती है कि अंततः संवदिया के हाथ में, हरगोविंद के हाथ में, अपनी माँ के पास संदेश भेजती है कि वह कब तक इस तरह से साग बाथू खाकर जिएगी, किसके लिए जिएगी, क्यों जिएगी। तो उस संवाद को लेकर के, उस संदेश को लेकर के हरगोविंद उनके माँ के पास जाता है,
पर वे संदेश कह नहीं पाता, क्योंकि वह क्या मानता है कि गांव की बहू गांव की लक्ष्मी है, और गांव की लक्ष्मी चली जाएगी तो गांव से लक्ष्मी चली जाएगी। तो वह पुत्र के रूप में उनकी सेवा करने का वचन देता है। तो एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक भाव लेते हुए मानसिक वेदना को इस कहानी में शब्द चित्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से तभी एकला चालो रे, ये कहानी, तो इनकी एक एक कहानी गहरी संवेदना से पूर्ण है, सामाजिक समस्याओं से युक्त है, मानवीय दुर्बलताओं से युक्त है, जीवन के संघर्षों को, जीवन की समस्याओं को, समाज के भीतर जो विभिन्न वैषम्य हैं, विकृतियां हैं, उन विसंगतियां हैं, उनको चित्रित करने वाली है। तो एक कहानीकार के रूप में रेणु जी की विशेष पहचान रही, और नई कहानी के दौर के ये कहानीकार हैं, क्योंकि नई कहानी में कहानी का स्वर बदलता है। कविता के संदर्भ में भी नई कविता एक भिन्न तेवर लेकर के आई। पूर्ववर्ती छायावादी कविता और प्रगतिवादी कविता और प्रयोगवादी कविता के प्रतिक्रिया स्वरूप, उसी तरह से कहानी के क्षेत्र में भी नई कहानी कथ्य के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर नए तेवर के साथ, नई भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत होती है। तो फणीश्वर नाथ रेणुक भी उसी नई कहानी के दौर के कहानीकार रहे, और इनकी कहानियों की समीक्षा करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए हरिकृष्ण कौल ने कहा कि अपनी समग्र मानवीय दृष्टि से रेणु ने जीवन और जगत में कुंठा, संत्रास, अर्थहीनता न देखकर ममता, करुणा, निष्ठा, आस्था और सुंदरता देखी। रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याग्य नहीं, ग्राही है। क्योंकि इससे पूर्व कहानियों में कहीं कहीं निराशा का भाव दिखता है, कुंठाएं, अनास्था दिखती है, जीवन में इतना वैषम्य दिखाई देता है कि कहानियों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि बस ये जीवन अब पूरी तरह से निराशा से युक्त है, अब इस संसार का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। पर रेणु जी की जो कहानियां हैं उनमें जीवन है, उनमें जीवन के प्रति एक आस्था है, उनमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। अनेक कष्ट, अनेक विसंगतियां समाज में होते हुए भी वे ममता, करुणा, निष्ठा, आस्था, सौंदर्य के दर्शन करते हैं, और न केवल स्वयं देखते हैं, न केवल उनकी अपनी दृष्टि सौंदर्य परक रही, आस्था युक्त रही, अपितु पाठकों के मन में भी इस आस्था का संचार करते हैं। पढ़ने वाले पाठक की भी संवेदनाएं उस पात्र के प्रति जागृत होती हैं, और वे इस संसार को त्याज्य नहीं, ग्राह्य मानता है। इसी तरह से प्रेमचंद जिस सामाजिक समस्याओं को लेकर के कहानियों के क्षेत्र में आए, उन्होंने जिन जिन सामाजिक समस्याओं को उठाया, चाहे वो कहानियों के रूप में या उपन्यासों के रूप में, तो वही दौर आगे चल करके फणीश्वर नाथ रेणु में हमें दिखाई देता है। ये भी सामाजिक समस्याओं को उठाते हैं, बाल विवाह की समस्या को, विधवाओं की समस्या को, स्त्रियों के शोषण की समस्या को लेकर के, परंतु इनकी जो कहानी के पात्र रहे वे अंचल विशेष से जुड़े हुए रहे, और उसमें वो अंचल जो है वो अधिक प्रभावशाली होकर के, अधिक उभर करके सामने आता है। तो एक आंचलिक कहानीकार के रूप में रेणु जो है अपनी कहानी जगत में अलग से पहचान बनाते हैं, और प्रेमचंद के बाद कहानी के क्षेत्र में दूसरे कहानीकार के, दूसरे कथाकार के रूप में रेणु जी की पहचान है। अब हम बात करते हैं मित्रों उनके द्वारा रचित उपन्यासों की। उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु की क्या स्थिति है साहित्य जगत में, अब हम उसकी बात करते हैं। इनका पहला उपन्यास था जो 1954 में लिखा गया,
प्रकाशित हुआ, मैला आंचल उपन्यास। बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। और आंचलिक उपन्यासों को हिंदी साहित्य जगत में लाने का श्रेय रेणु जी को ही जाता है। और इनसे प्रभावित होकर के परवर्ती अनेक साहित्यकारों ने भी आंचलिक उपन्यास लेखन किया। यहाँ तक कि निराला जी ने भी बिल्ले सुर बकरिया की रचना की, रांगे राघव ने, विद्यानिवास मिश्र आदि अनेक उपन्यासकार आए जिन्होंने आंचलिक उपन्यासों की लिखी। पर जो प्रारंभिक उपन्यास है, उपन्यासकार के रूप में इनका महत्व है। और इस उपन्यास में भी इन्होंने पूर्णिया के मेरीगंज अंचल विशेष को अपना पात्र के रूप में, एक नायक के रूप में चित्रित किया। वे उपन्यास इस रूप में भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ कोई विशेष नायक, कोई स्त्री या पुरुष नायक नायिका नहीं है, वहाँ वे अंचल विशेष ही नायक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। एक और शस्य श्यामला धरती है, हरितिमा है, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है, तो दूसरी ओर उसका आंचल मैला भी है, इसीलिए वे इसका नाम मैला आंचल रखते हैं। और भूमिका में स्पष्ट कहते हैं, इस मैला आंचल रचना के बारे में वे खुद कहते हैं कि इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। राजनीतिक विसंगतियां भी इस उपन्यास में दिखाई दे रही हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में विद्रूपताएं आ गई थी। सामाजिक संदर्भ में जो विद्रूपताएं थी, जो समस्याएं थी, वे भी हैं। और दूसरी ओर कैसे ग्राम वासियों में एक चेतना जागृत हो रही है, कैसे गांधी जी के प्रभाव के कारण समाज में एक जागृति आ रही है, तो इसको भी चित्रित कर रहे हैं। उसका भी एक जीवंत रूप उभर करके आया है। इसलिए वो कहते हैं कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है और गुलाब भी है। क्योंकि जीवन में आस्था और अनास्था, जीवन में उतार चढ़ाव, ये सिक्के के दो पहलू की तरह हमेशा रहते ही हैं। तो इसीलिए उपन्यास में भी दोनों ही पक्ष उभर करके आते हैं। एक और सुंदरता भी है और दूसरी ओर समाज का कुरूप रूप, राजनीति का कुरूप, उसका विभत्स रूप, वह भी सामने आता है। कीचड़ भी है और चंदन भी, तो किसी से भी दामन बचाकर नहीं निकाल पाया। तो पूरा जो यथार्थ समाज का चित्रण है वह इस उपन्यास में हमें दिखाई देता है। और इसी उपन्यास के कारण फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथा के सम्राट कहे गए। आजादी के बाद का प्रेमचंद कहकर के इन्हें संबोधित किया गया, क्योंकि आजादी से पूर्व मुंशी प्रेमचंद जी ने जिन समस्याओं को उठाया, आजादी के बाद की समस्याओं को लेकर के रेणु आते हैं और किसी अंचल विशेष की समस्याओं को लेकर के आए हैं। हालांकि ग्रामीण समस्याओं की बात प्रेमचंद भी करते हैं और ग्राम समस्याओं की बात आज़ादी के बाद रेणु भी करते हैं। तो इसलिए इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा गया। और इनकी जो औपन्यासिक कृति मैला अंचल थी, उसे गोदान के बाद उसी परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास कहा गया। और इस उपन्यास पर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। तो इस तरह से साहित्य के, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, औपन्यासिक विधा के क्षेत्र में एक नवीन कलेवर को लेकर, एक नवीन भाषा शिल्प को लेकर, एक नवीन कथ्य को लेकर के रेणु आते हैं और साहित्य जगत का में अपनी एक विशेष पहचान बनाते हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद्र गुप्त ने मैला आंचल उपन्यास के विषय में कहा, उसके शिल्प संयोजन को देख करके, उसकी उपन्यास की प्रतीकात्मकता को देखकर, इस उपन्यास में जिस तरह से पूरा एक गांव का बिंब प्रस्तुत हो गया, एक शब्द बिंब प्रस्तुत हो गया, उसको देख करके वह इसकी प्रशंसा में बोलते हैं कि मैला आंचल में रेणु ने ध्वनियों, प्रतीकों, बिंबों
एवं विविध रंगों का संयोजन बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसकी पठनीयता के लिए धैर्यवान पाठक की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा में पूरी तरह से आंचलिकता है। एक अंचल विशेष मेरी गंज की भाषा को लेकर के वहाँ के लोक विश्वास, वहाँ के लोक पर्व, वहाँ के लोक उत्सव, वहाँ की लोक भाषा, लोक गीतों को आधार बनाया गया। तो पाठक को पहले तो समझने में, सामान्य पाठक को तो उस भाषा से परिचित होने में भी समय लगता है, इसीलिए धैर्यवान पाठक की आवश्यकता है। प्रारंभ के कुछ पृष्ठ पढ़ते हुए तो उन्हें समझ में नहीं आता, पर धीरे धीरे जैसे वे उसमें डूबने लगते हैं, जैसे जैसे उसकी भाषा से एक परिचय होने लगता है, वैसे वैसे इस मैला अंचल उपन्यास का एक एक पक्ष अपने आप खुलता चला जाता है। इसमें जो विविध रंग का संयोजन है वे पाठक को अपनी ओर खींचता है। और जिन प्रतीकों का प्रयोग किया, राजनीति के क्षेत्र में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया, और पात्र जो विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में आए, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस उपन्यास पर फिल्म भी बनी और इस उपन्यास पर दूरदर्शन पर धारावाहिक भी प्रसारित किया गया, धारावाहिक भी हुआ जो काफी प्रसिद्ध भी हुआ था। तो इस तरह से मिट्टी की गंध को मैला आंचल में शब्द बिंब का आकार प्रदान किया गया है। हिंदी गद्य साहित्य के लेखक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हुए, उन्होंने इस उपन्यास की विशेषता बताते हुए कहा कि रेणु की सबसे बड़ी विशेषता है भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित ना करके रंजित करना। कहीं से भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वह पाठकों के मन पर, पाठकों की भावनाओं पर या उनके विचारों पर अपने सिद्धांतों को या अपने विचारों को आरोपित कर रहे हैं। पाठक स्वतः ही उसके अंदर डूबता चला जाता है, वे स्वतः ही उसको ग्रहण करता चला जाता है। और ये रेणु के कहानियों की, उनके उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी ओर रामचंद्र तिवारी जी ने संकेत किया। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने उनके एक उपन्यास मैला आंचल की चर्चा की और कहानियों की चर्चा की। उनके अन्य उपन्यासों के विषय में और अन्य जो उन्होंने साहित्यिक गद्य विधाओं की रचना की, क्योंकि रेणु जी ने विभिन्न विधाओं में साहित्य की सर्जना की, कहानियों की भी रचना की, उपन्यासों की भी रचना की, संस्मरण भी लिखे, रिपोर्टाज भी लिखे, वे एक पत्रकार के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। तो उनकी जो साहित्यिक रचनाएं और हैं, उन पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।